गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके हमने फिर फर्दर देखा था कि 3 टाइप्स का होता है। फ्री रेडिकल, फिर केटायनिक होता है, आयनिक टाइप में आ जाता है ये। हर एक टाइप में 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप होता है और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के केस में चेन इनिशिएशन फ्री रेडिकल करेगा और केटायनिक के केस में केटायन करेगा, एनायनिक के केस में एनायन करेगा। तो इस तरीके से रहता है। फिर लास्ट में हमने देखा था एनायनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि एनायन होगा। इसमें भी सेम स्टेप्स रहेंगे 3। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कुछ पॉलीमर्स के, और फिर हमने उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, लिमिटेशंस की बात की थी कि विनाइलिक पॉलीमराइजेशन की क्या लिमिटेशन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें डिफरेंट मिल जाती है कई बार पॉलीमेरिक चेन्स में। वो आइसोटेक्टिक हो सकती हैं, एक ही टाइप का ऑर्डर हो। सिंडायोटेक्टिक की हमने बात की थी, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इस जो ये हमारे सामने लिमिटेशंस आई विनाइलिक पॉलीमराइजेशन की, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसमें हमने न्यू टाइप के कैटलिस्ट यूज़ किए, जिनको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ये 1953 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो बहुत टाइम पहले, लगभग आज से 80 ईयर्स पहले तब ये डिस्कवर हुए थे। और इनको प्रिपेयर करने के लिए ट्रांजिशन मेटल हैलाइड यूज़ हुआ और एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया। जैसे कि सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, पूछा जाता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की कंपोजिशन पूछी जाती है, तो आप बताओगे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो इस कॉम्बिनेशन को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल हैलाइड है आपका, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है, इसमें एल्यूमिनियम मेटल का और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ये आपको याद रखना है, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन होता है। कई बार टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी यूज़ होता है, तो पर आपने एक माइंड में रिटेन करने के लिए इसको याद रखना है। इन रिएक्शंस को कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पहले जो देखा था वहाँ पर एक तो फ्री रेडिकल देखा था, एडिशन भी हुआ था, और आयनिक देखा था। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। सो हमारे पास 3 मेन एडवांटेज हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये माइल्ड कंडीशंस में हो जाएंगी, ये वाला पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। दूसरी बात, यहाँ पर हमें स्ट्रेट चेन मिलेगी, ब्रांचिंग हट जाती है, तो कोई ब्रांचिंग नहीं, तो आपको लीनियर चेन्स मिलती हैं, बहुत अच्छा पॉलीमर मिलता है। तीसरी बात, स्टीरियो स्पेसिफिक पैटर्न होगा, या तो एक पैटर्न चलेगा, सिंडायो है तो वही चलेगा, आइसोटैक्टिक है तो वही चलेगा। तो 3 एडवांटेज हमें मिल रहा है। माइल्ड कंडीशन में हमारा काम हो रहा है, हमें स्ट्रेट चेन मिल रही है, और स्टीरियो स्पेसिफिक चेन मिल रही है, मैनर में एडिशन हो रहा है। अब इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखें, तो हम ये बिलीव किया जाता है कि इसके केस में जो मोनोमर है वो टाइटेनियम और एक इथाइल ग्रुप के बीच में इंसर्ट होता है, कैटलिस्ट का जो इथाइल ग्रुप है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद टाइटेनियम थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सो इससे क्या होता है, जो इथाइल ग्रुप है कैटलिस्ट का, वो बड़ा होता जाता है जैसे जैसे उसमें मोनोमर ऐड होते हैं, बड़े अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होता जाता है। इथाइल से स्टार्ट होके एडिशन होता जा रहा है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो बड़ी बिग चेन आती रहती है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये बीच में इंसर्ट हुआ, तो ये पार्ट ऐड होता रहता है। इसी तरीके से सक्सेसिव इंसर्शन होता है मोनोमर्स का बिटवीन टाइटेनियम एंड कार्बन। जैसे यहाँ पे अगर टाइटेनियम है, तो यहाँ के बीच में ये आते जाएंगे, और जो आपकी अल्काइल चेन है वो ग्रो होती रहती है। और फाइनली जब पॉलीमर सेपरेट होता है, हम उसको स्टॉप करने के लिए कुछ एडिशन करते हैं। लास्ट में एक इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है बीच में, को क्लोज कर देता है CH3 की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर पॉलीमर चेन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम नहीं है, पर आपको थोड़ा सा विजुलाइज ही करना पड़ेगा
कि जैसे ये मेटल है तो इस पे हम दिखा रहे हैं CH2 CH3, हम इथाइल ग्रुप यहाँ दिखा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये इसके बीच में जाके इंसर्ट होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले पाई बॉन्ड से कोऑर्डिनेट करेगा टाइटेनियम के साथ, फिर बीच में आ जाएगा इस बॉन्ड के, टाइटेनियम और कार्बन के। इस तरीके से आपकी चेन एनलार्ज होती है, फिर एक और मॉलिक्यूल आता है, इस तरीके से ग्रो करता रहता है। यहाँ पर आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया है सिंपल प्रोपिलीन का। तो ट्राइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के केस में हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे ये आपका रिएक्शन हो रहा है, पॉलीप्रोपिलीन का बन जाता है, हमारे पास अच्छा पॉलीमर आता है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे विनाइल पॉलीमर्स के, जिनको हम बनाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। जैसे कि सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट पॉलीथीन, जो सबसे सिंपल है। पॉलीइथिलीन भी इसको कह देते हैं। पॉलीथीन नहीं, मतलब ये जो हम घरों में यूज़ करते हैं बेसिकली, ये डिफरेंट टाइप का होता है, वाइडली यूज़ होता है। इसको सबसे पहले 1933 में प्रोड्यूस किया गया था, तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे मैजिक लगा होगा जब ये साइंस की जो भी चीज़ें उस टाइम डिस्कवर हो रही थी। पहली बार जब भी कोई भी चीज़ होती है वो एक चमत्कार लगती है कि ये कुछ नया अचानक हो। फिर जब आप उसको रूटीन में यूज़ करने लग जाते हो तो वो आप आम हो जाता है और आप नई नई चीज़ें ढूंढते हो। तो ये फॉसेट और गिब्सन ने डिस्कवर किया था। दो तरह का होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो सिंपली हीट करने से होता है, बाय हीटिंग वेरी प्योर इथिलीन को, इथीन गैस को इस टेम्परेचर पे लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे और 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम हीट करते हैं, थोड़े से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या काम करेगा, फ्री रेडिकल इनिशिएट कराएगा, मैकेनिज्म से इनिशिएट कराएगा। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है जो ऑक्सीजन इनिशिएट कराएगा। फिर ये जैसे जैसे इनिशिएशन के बाद चेन प्रोपगेट करेगा और आपके पास पॉलीमर बन जाएगा। तो यहाँ हम दिखाएंगे एन इथीन मॉलिक्यूल्स और इन कंडीशंस में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस तरीके से पॉलीमर बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेट चेन नहीं होता। ब्रांचिंग क्या करती है, पैकिंग को पुअर कर देती है विद इन द मॉलिक्यूलर सिस्टम, और उससे डेंसिटी लो हो जाती है मॉलिक्यूल की, इसीलिए इनको लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ये केमिकली इनर्ट है, टफ है और लेकिन फ्लैक्सिबल भी है और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। तो इसको हम पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स की इंसुलेशन में यूज़ करते हैं और पाइप्स बनाने में, स्क्वीज़ बॉटल बनाने में और टॉयज़ बनाने में हम लो डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये कैसे बनेगा, इसके लिए कंडीशन हम अलग यूज़ करेंगे। इसके लिए ये 333 टू 343 केल्विन हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब इसमें हम इथिलीन को 473 केल्विन पे हीट करते हैं, या फिर ये सेकंड मेथड है, या तो ये हम कंडीशंस यूज़ करें, या फिर दूसरा है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 एटमॉस्फेयर, और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। आप एक ही कॉम्बिनेशन याद रखना, ये वाला, इस थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो पॉलीमर जो बनेगा वो प्रैक्टिकली लीनियर बनेगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ आपका। ये भी एक कैटलिस्ट है, यहाँ पे भी लीनियर बनेगा, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, डेंसिटी दोनों की हाई होगी, लेकिन आपने एक ही कंडीशन याद रखनी है प्रेफरेबली। जो लीनियर पॉलीमर बनेंगे वो अच्छे से पैक होंगे और हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपका बन जाएगा। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स और यूजेस देखते हैं। ये केमिकली इनर्ट है और टफ है और हार्डर भी होगा, जैसे लो डेंसिटी हार्डर नहीं था ना। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेट होती है, मतलब इस पर प्रेशर भी डालोगे, खींचोगे तो ये टूटेगा नहीं।
इसको हम कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं, हाउसवेयर, बॉटल्स, पाइप्स एंड टॉयज, इसकी तो इस तरीके से हमारा यूज़ रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था विनाइल पॉलीमर्स का। दूसरा है विनाइल पॉलीमर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये जहाँ पे भी ये ग्रुप आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लग जाएगा, पर ये सारे के सारे आपके विनाइल पॉलीमर्स होते हैं। इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इसका सिंपलेस्ट केस है जहाँ पर G जो है वो H है। तो ये हमने देखा पॉलीथीन। अब बात करते हैं हम पॉलीप्रोपिलीन की। यहाँ पर जो G है वो है CH3 यानी एक मिथाइल ग्रुप। तो इसकी पॉलीमराइजेशन हम देखेंगे और इसको पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं या पॉलीप्रोपीन। इसमें भी हम ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जैसे पहले ऊपर बताया। इसका यूज़ किया है, सेम मेथड रहेगा, यहाँ अलग से नहीं लिखा है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो हम इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स की कोटिंग में यूज़ करेंगे और मोल्डेड आर्टिकल्स बनाने में यूज़ करेंगे। जैसे आप घरों में बनाते हो गुजिया वगैरह, तो उसका मोल्ड आता है ना, तो उस तरीके के हम चीज़ें बनाते हैं। और भी, जैसे ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया, और डिफरेंट मोल्डेड आर्टिकल्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है पॉलीस्टायरीन। इसको स्टायरोन भी कहते हैं। यहाँ पर जो G है वो एक बेंजीन रिंग है। तो देखते हैं इसके बारे में। अब अगर हम इसको देखें तो इसका सिंपल सा प्रिपरेशन है जो कि हम बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ करेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। यहाँ पर N ज़रूर लिखना है आपने, और फिर पॉलीमराइजेशन को हम डिपिक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप दिखा दोगे, पॉलीस्टायरीन बन जाएगा। तो आप इस ग्रुप को इस तरफ दिखा देना, सॉरी ये ऐसे ठीक है, तो आप ये ऐसे दिखा सकते हो। यूजेस इसके क्या हैं? लाइट वेट पैकिंग मटेरियल बनाने में काम आता है, फूड कंटेनर्स के लिए काम आता है, लाइनिंग मटेरियल फॉर रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में काम आता है। तो ये इंटरेस्टिंग यूज़ थे। जो ये नए यूज़ है ना, इनको आप ज़्यादा याद रखना, सेम यूज़ सब में बताने से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है PVC। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉलीमर है। इसकी खास बात अभी हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन आ गया है मिथाइल की जगह पे, तो ये क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड है ये। और जब इसको हमने पॉलीमराइज कर दिया तो ये क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यहाँ से हमारे पास आ गया PVC। इंटरेस्टिंग नेम। पर सल्फेट यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। पर सल्फेट के साथ जब आप ट्रीट करते हो विनाइल क्लोराइड को तो ये पॉलीमराइज हो जाता है। और इसकी करैक्टरिस्टिक और यूजेस क्या है, ये बहुत हार्ड होता है और इसको हम मोल्ड करने के लिए इसमें प्लास्टिसाइज़र ऐड करते हैं, जैसे एस्टर ऑफ थैलिक एसिड। ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और रेजिस्टेंट है फायर और केमिकल्स के। तो इस वजह से हम इसको रेनकोट बनाने में यूज़ करते हैं, हैंडबैग बनाने में, टेबल क्लॉथ्स, प्लास्टिक डोल, होज पाइप्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, फ्लोर कवरिंग्स। ठीक है, क्योंकि फायर और रेजिस्टेंट है, केमिकल रेजिस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो ये सारे इसके यूजेस हैं PVC के। ये हार्ड भी होता है। फिर आता है आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA। अब जो क्लोरीन था उसकी जगह पे हमने CH3COO लगा दिया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट। यहाँ पर भी आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करोगे तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और सॉफ्ट रबरी पॉलीमर बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इथीन को एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका H2O निकल जाता है, यहाँ और एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिलीज़ कर देते हो और जो ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो जाता है।
इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहीं से याद रख लेना, पर याद रखना कि एसीटेट इसको कहा है हमने, एसिटिक एसिड से मिलता है ना, क्योंकि ये तो अब आप इसको अटैच कर दोगे। अब ये सॉफ्ट रबरी पॉलीमर है पीवीए। इसको फिर कहाँ यूज़ करते हैं? प्लास्टिक इमल्शन पेंट में, पेपर ग्रीस प्रूफ पेपर बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके यूजेस हैं। फिर आपके पास आता है टेफ्लॉन। कई बार आपसे बस इनके मोनोमर्स ही पूछे जाएंगे, कई बार पॉलीमर पूछेंगे और पूछेंगे इसका मोनोमर बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। टेफ्लॉन बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। यहाँ पर क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन हैं इथीन के, उनको फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? टेट्रा फ्लोरो इथिलीन या इथीन कह दो। जब ये पॉलीमराइज होता है तो इसको कहा जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, हाई प्रेशर पे। और ये आपका अमोनियम सल्फेट की प्रेजेंस में हम इसको करते हैं पी, और इसको इस तरीके से हम एब्रीविएशन यूज़ करेंगे, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। टेफ्लॉन भी इसका नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत टफ है और एक्सेप्शनली स्टेबल है, केमिकल्स से भी और टेम्परेचर के भी। हीट का भी इस पर कुछ खास असर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, इलेक्ट्रिकल और हीट भी रेजिस्टेंट है ये। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? सील बनाने में, गैस्केट बनाने में, जिनको हाई टेम्परेचर स्टैंड करना है, और इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, और नॉन स्टिक सरफेस जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन कोटेड। आपको याद आ रहा होगा, कढ़ाई आती है, कुकर भी, कई चीज़ें आती हैं, तवे आते हैं, जिसमें मतलब आपका जो फूड स्टफ़ है वो चिपकता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होता है, आप इसको लकड़ी के पलटे यूज़ करते हो उसमें, वुडन, ताकि आपका जो कोटिंग है वो ख़राब ना हो जाए। अगर आप स्टील यूज़ करते हो तो उसको कई बार स्क्रैच आ जाते हैं, वो हटनी शुरू हो जाती है वहाँ से। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट पॉलीमर, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। अब यहाँ पर जो हमारा एसीटेट था, हमारा जो विनाइल एसीटेट था, उसमें क्या हुआ? उसमें एक मिथाइल ग्रुप और आ गया। देखो, आप स्ट्रक्चर रिलेट कर सकते हो ना, देखो। तो ये हमारा विनाइल एसीटेट था, सिंपल सा। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल लगा दिया, तो इस पर्टिकुलर उसको हम कहते हैं मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा मिथाइल मेथ एक्राइलेट, जब इसको पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट होता है। इसको PMMA भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसकी खास बात क्या है कि ये हार्ड और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जिसमें हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी होती है। तो इसको कॉमनली ल्यूसाइट, एक्राइलाइट, प्लेक्सीग्लास, पर्सपेक्स, ये सब नामों से भी जाना जाता है। इसको लेंस बनाने में यूज़ किया जाता है PMMA को। लाइट शेड्स, स्काईलाइट, ट्रांसपेरेंट डोम, घरों में जो बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट विंडोज़, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड प्लास्टिक ज्वेलरी ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है इथाइल एक्राइलेट। ये हो गया आपका इथाइल एक्राइलेट। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी। जो मैंने आपको एसीटेट बताया था, वहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ है, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये कार्बन के साथ है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए इसको एक्राइलेट बोल रहे हैं, सॉरी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आता है आपके पास इथाइल एक्राइलेट।
यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम मिथाइल कह रहे हैं, और ये जो एस्टर एसिड वाला पार्ट है ये आपका एक्राइलेट है। तो ये जब पॉलीमराइज होता है तो इसको कहते हैं पॉली इथाइल एक्राइलेट। ये आपका एक टफ रबर लाइक सब्सटेंस है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लैंकेट्स की, कारपेट्स की और वैरायटी ऑफ क्लोथ। फिर आपके पास आता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन, जिसको कहते हैं एक्रिलैन और लोन। तो एक्राइलोनाइट्राइल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोपिलीन, अमोनिया और ऑक्सीजन। बिस्मुथ मॉलिब्डेट की प्रेजेंस में ये बनता है। एक्राइलोनाइट्राइल इंटरेस्टिंग पॉलीमर है, पैन के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। ये भी इसके नाम है एक्रिलाइन और लोन। ये बहुत ही वाटर रेजिस्टेंट है और क्विक ड्राइंग फाइबर है एक्रिलॉन। तो इसको हम नीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नीटेड एंड ब्लेंडेड विद वूल, यूज फॉर मेकिंग सूट, स्वेटर, बेदिंग सूट एंड कारपेट। यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग है, इसको पैन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसके साथ ही हमारी क्लास पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आज हमने एग्जाम्पल्स ही देखे हैं सारे के सारे विनाइलिक पॉलीमर्स के, जिनके आपको मोनोमर्स पता होने चाहिए और उनके यूजेस पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।